गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा चैप्टर रिवीजन क्लास था और हमने बिलियन स्टार्ट किया है और यह चैप्टर 8 मार्क्स का था और इसमें हमने आधा पार्ट पढ़ लिया जिसमें 2 हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। आज तीसरा लेक्चर है और मैंने इसके सेकेंड लेक्चर में बिलियन की सांद्रताएं पढ़ा और 7 सांद्रताएं थी और 7 सांद्रताओं को अच्छे से समझा विद न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें कुछ रिलेशन है और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको श्रद्धा पूर्वक हमें समझना है। और आप अगर न्यू स्टूडेंट हो तो हमारा पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देखो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। आज की टॉपिक है मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। अगर हम मोल प्रभाज समझे हुए हैं तो इसमें रिलेशन जो होता है वो अच्छे से समझ में आएगा। पहले विलेय का जो मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज को x से व्यक्त करते हैं और a लगा दिया हमने तो a मतलब विलेय, x मतलब मोल प्रभाज। और ये विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू फार्मूला होता है, विलेय की मोलों की संख्या क्या है, Na अपान का Na प्लस Nb, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह हम विलायक की कंडीशन समझेंगे। विलायक अगर हम B लगा दिए तो B मतलब विलायक, X मतलब मोल प्रभाज। तो विलायक के मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, तो Nb अपान का Nb प्लस Na, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर यहां लिख देना है हमें कि समीकरण 1 को तथा समीकरण 2 को भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, तो x अपान का xb इज इक्वल टू Na अपान का Na प्लस Nb और बटे Nb अपान का Nb प्लस Na। अब इसको पलट दो तो क्या बनेगा, x अपान का xb इज इक्वल टू Na अपान का Na प्लस Nb और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb अपान का Nb। अब इस Na प्लस Nb से इस Na प्लस Nb को कैंसिल आउट कर देना है, बचेगा क्या, x अपान का xb इज इक्वल टू Na अपान का Nb। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। पहले तो हमने समझा कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है। हमने समझा है प्रीवियस लेक्चर में कि विलेय जो होता है, विलेय को A से व्यक्त करते हैं और विलायक को B से व्यक्त करते हैं। लायक, एक घर में 2 लड़के थे, एक लायक एक नलायक। तो लायक जो होता है उसे घी शक्कर खिलाया जाता है और जो नलायक होता है उसे नॉन रोटी खिलाई जाती है। तो यहाँ पर जो लायक है वो विलायक है और जो नालायक है वो विलेय है। कहने का मतलब विलेय की मात्रा कम होती है और लायक वाली की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो विलेय होता है इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, चेंज हो जाती है। और जो लायक होता है और उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि पानी जो होता है वो विलायक है, उसकी भौतिक अवस्था चेंज नहीं होती है। तो यहाँ हम मान कर चलेंगे विलेय को A से, विलायक को B से। तो हमने मोल प्रभाज में मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं और A लगा दिया तो विलेय और x मतलब मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू फार्मूला होता है Na अपान का
Na प्लस Nb, जहां पर A लग गया वो क्या है, विलेय, और N मतलब मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान का विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, फिर इसी तरह XB में देखा, Nb अपान का Nb प्लस Na, Nb प्लस क्या बना, Nb प्लस का Na। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग करने पर यक्षे अपान का XB, Na अपान का Na प्लस Nb, Nb अपान का Na प्लस Nb, और इसको हम भाग करेंगे तो A Nb अपान प्लस Na क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब चाहे तुम Na पहले कर दो, Nb बाद में कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। तो यक्षे अपान का XB, Na अपान का Na प्लस Nb, और Na प्लस Nb से कैंसिल आउट, क्या बना, Na अपान का Nb, जहां पर A जो है विलेय के मोलों की संख्या है और Nb जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। अब थोड़ा आगे समझना हमें, अब हम जैसे Na का फार्मूला पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं Na जो होता है, जो N होता है पहले वो भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार को W से व्यक्त करते हैं, अणुभार को M से व्यक्त करते हैं, पर आपको कहीं मिलेगा MW, तो कंफ्यूज ना होना, इसे MW M से दोनों से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसमें A लगा दिए, तो A मतलब विलेय के मोलों की संख्या, अगर इसी W में हम A जोड़ दिए तो विलेय का भार हो गया, ये किसका भार हो गया, भार किसका, अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि जो विलेय होता है उसको A से व्यक्त करते हैं, तो A जो है विलेय का भार है। और अगर हम इसी में A लगा दें तो विलेय का अणुभार, M को क्या कहते हैं, अणुभार, A लगा दिए तो विलेय, तो ये क्या है, विलेय का अणुभार, ये क्या है, अणुभार। तो इसको हम जानते हैं। इसी तरह Nb में होगा, इसी तरह Nb में भी होगा WB अपान का Mb। अब इस समीकरण नंबर 3 में Na Nb की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यक्षे अपान का XB WA अपान का Ma, और बटे में क्या था, WB अपान का Mb। अब इसको पलट दो, इसको पलटोगे तो कुछ इस तरह फार्मूला निकलेगा, यक्षे अपान का XB इज इक्वल टू WA अपान का Ma। अब इसको पलटूंगा तो Mb ऊपर हो जाएगा, WB नीचे हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, गुणे का Mb अपान का WB। एक आपका फार्मूला बन गया समीकरण नंबर 5। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर एक 1000 से गुणा करने पर, तो इस Mb को नीचे ला लेंगे और ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुणा करना है, तो यक्षे गुणे 1000 अपान का XB गुणे इस Mb को इस तरफ पक्षांतर कर लेना है, और इज इक्वल टू क्या बचा, WA इंटू 1000 अपान का Ma इंटू WB। ये आपका फार्मूला बन गया। अब मोलरता पढ़े हैं,
कि किसी विलायक में उपस्थित विलेग्राम की संख्या जो होती है वो क्या होती है, मोललता होती है। तो किसी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। चूंकि मैं जानता हूं WA गुणे 1000 अपान का MA गुणे WB ये किसके बराबर होता है, मोललता स्मॉल m के बराबर होता है। इसको हम जानते हैं। अब इस जहां WA इंटू 1000 अपान का MA इंटू WB यहां पर आपको स्मॉल m रख देना है। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, XA इंटू 1000 अपान का XB इंटू MB इज इक्वल टू स्मॉल m। ये आपका मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, यम क्या है, मोललता। ये जो लिखा हुआ है ये मोललता का फार्मूला है। इसको हमने विलयन की सांद्रता में खूब अच्छे से पढ़ा है और इस पर 1-2 न्यूमेरिकल लगाकर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। तो ये मोललता का फार्मूला है। चूंकि हम जानते हैं WA गुणे 1000 अपान का MA गुणे WB इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल m। इसको हम जानते हैं। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा और ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से BIMP है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि 2017 और 20-22 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमेरिकल आया हुआ है और रिलेशन भी आया हुआ है। 3 नंबर में आता है। कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर में। 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको अच्छे से समझना है। टॉपिक क्या थी, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो हमने समझा कि जो विलेय होता है उसको A से व्यक्त करते हैं, विलायक को B से व्यक्त करते हैं और विलेय की कम मात्रा ली जाती है, इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है और विलायक जो होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में लिया जाता है, उसकी भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहती है। तो इसे यहां पर विलेय को A से डिनोट करते हैं और विलायक को B से डिनोट करते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज को X से डिनोट करते हैं, A लगा दिया तो विलेय का मोल प्रभाज, और विलेय का मोल प्रभाज का फार्मूला जो होता है वो Na अपान का Na प्लस NB होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से विद कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप वहां समझे होंगे तो यहां अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां B को विलायक कहते हैं, X को मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या होता है, NB अपान का NB प्लस Na, समीकरण नंबर 2। अब यहां समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग करने पर तो XA अपान का XB इज इक्वल टू Na अपान का Na प्लस NB। अब यहां पर हमें रख देना है किसकी वैल्यू, XB की वैल्यू। XB की वैल्यू क्या है, NB अपान का NB प्लस Na, NB अपान का NB प्लस Na। अब इसको पलट दोगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, कुछ इस टाइप का फार्मूला बनेगा, XA अपान का XB, Na अपान का Na प्लस NB और Na प्लस NB ऊपर चला जाएगा और Na प्लस NB से Na प्लस NB कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, XA अपान का XB इज इक्वल टू Na अपान का NB, समीकरण नंबर 3। और हमने विलेय के मोलों की संख्या, जो मोल होते हैं उनकी संख्या बराबर पढ़ा है कि भार क्या है और अणुभार क्या है। अब हमें यहाँ 2 तरह से देखना है, एक तो A लगा दिए तो विलेय हो गया, तो विलेय का जो मोलों की संख्या होगी वो A, विलेय के मोलों की संख्या को मैं A मानकर चलूंगा तो Na हो जाएगा। अब इसका भार जो होगा वो W अपान का M होता है, जो W होता है भार होता है, लेकिन A लगा दिए तो विलेय का भार, और M होता है अणुभार, A लगा दिए तो विलेय का अणुभार। इसी तरह हमें विलायक वाले में समझना है, B लगा दिए तो विलायक के मोलों की संख्या और W होता है भार, और अगर हम B लगा दिए तो विलायक का भार और M क्या होता है, अणुभार, और B लगा दिए तो विलायक का अणुभार। इस कॉन्सेप्ट को, इस वाले फार्मूले को भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नसीब होगी तो फंस सकता है कि नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सन में पूछा गया है, 2017 और 20 और किसमें 2022 3 सनों में पूछा गया है। पहला 2017, 20, 22 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं।
तो अब हमने आपसे आशा करा कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम क्या होता है? राउल्ट्स का नियम दो तरीके से पढ़ना है। पहला तो हमारा द्रव का द्रव में विलयन है, ठोस का द्रव में विलयन है और गैस का द्रव में विलयन है। ये हेनरी के नियम पर आधारित है। ये हेनरी के नियम पर आधारित है। लेकिन अभी हमें एक प्रेशर पढ़ लें, तो इसके बाद प्रेशर पढ़ लेंगे तो हमें क्या होगा, राउल्ट के नियम को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। पहले हम वाष्प दाब पढ़ते हैं। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होता है? तो साम्यावस्था में, साम्या मतलब रुके हुए अवस्था में, साम्यावस्था में वाष्प दाब के कण द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध अवस्था में किसी द्रव के वाष्प दाब को P नॉट से दर्शाते हैं। तो अपनी हेडिंग को पूरा कर लेते हैं कि साम्यावस्था में, साम्या अवस्था में वाष्प दाब के कण द्वारा, वाष्प दाब के कण द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, कण द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर डाला गया दाब, डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध अवस्था में किसी द्रव के वाष्प दाब को P नॉट से प्रेजेंट करते हैं। शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में किसी द्रव के वाष्प दाब को, वाष्प, शुद्ध अवस्था में किसी द्रव के वाष्प दाब को P नॉट से दर्शाते हैं। P नॉट से दर्शाते हैं। अब जैसे देखिए हमारा एक ये बर्तन है और इसमें हमने वाष्प क्या भर दिया, वाटर भर दिया। अब हम कह रहे हैं और इसके जो कण हो गए इसको प्रेशर दोगे तो कुछ ऊपर उठेंगे, तो ये वाष्प दाब के कण है। किसके कण है? वाष्प दाब, वाष्प दाब का द्रव। अब हमने चीनी ले लिया। क्या ले लिया? चीनी। और चीनी जो होगी वो अवाष्पशील होगी। चीनी क्या होगी? अवाष्पशील। चीनी क्या होगी? अवाष्पशील। और ये जो बनेगा इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। जो प्रेशर डालोगे यही क्या होगा आपका? वाष्प दाब। तो हमने यही लिखा कि साम्या मतलब रुके हुए अवस्था में वाष्प दाब के कण द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, प्रेशर, वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में किसी द्रव के वाष्प दाब को P नॉट से दर्शाते हैं, जैसे हमने इस डायग्राम से आपको समझाया। अब आता है वाष्प दाब अवनमन। क्या आता है? वाष्प दाब अवनमन। पहले इसको नोट करो। अब हमारा आता है वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब वाष्प दाब अवनमन।
अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो निर्मित वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन जो होता है, जैसे आप लिए पी टोटल और पीएस में क्या आया, मतलब उसमें क्या कमी आई, और उसी को क्या कहेंगे, वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होता है, निर्मित वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होता है, निर्मित वाष्प दाब में कमी आ जाती है। निर्मित वाष्प दाब में क्या होती है, कमी आ जाती है। निर्मित वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो निर्मित वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन का फार्मूला होता है P टोटल माइनस PS। P टोटल माइनस PS वाष्प दाब अवनमन का फार्मूला होता है वाष्प दाब अवनमन P टोटल माइनस का PS। कुल वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कि वाष्प दाब अवनमन मिल जाएगा, है कि नहीं। वाष्प दाब P नॉट माइनस PS है, सॉरी यहाँ P नॉट है, यहाँ क्या है, P नॉट है। अब ये क्या है, शुद्ध विलायक लिए है ना, तो शुद्ध विलायक में कोई, अब विलायक है तो Pb भी लिख सकते हो, यहाँ P नॉट B भी लिख सकते हो, P नॉट B माइनस का PS। और ये क्या है कि वाष्प दाब अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो निर्मित वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन इज इक्वल टू क्या होता है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या लिए हो और विलयन का वाष्प दाब क्या लिए हो, है कि नहीं। ये आपका वाष्प दाब अवनमन हो गया, इसको अच्छे से समझ लिए। अब आता है राउल्ट का नियम। अब क्या आता है, राउल्ट का नियम। अब हमारी हेडिंग है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। तो पहला नियम है द्रव का द्रव में विलयन, दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन और तीसरा है गैस का द्रव में विलयन। तो
तो एक मिनट, आपको पहला हमारा है क्या, ठोस द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, और दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। और तीसरा है गैस का द्रव में विलयन। तीसरा हमारा क्या है, गैस का द्रव में विलयन। यह हेनरी के नियम पर आधारित है। या किसके नियम पर आधारित है, हेनरी के नियम पर। तो यहाँ तीसरा है गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, द्रव में विलयन। अब द्रव का द्रव में विलयन में देखेंगे तो इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। इसमें केवल एक कंपोनेंट वाष्पशील होगा और यह हेनरी के नियम पर आधारित है। तो इसमें दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं। इसमें दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं। और इसमें केवल एक अवयव वाष्पशील होता है। इसमें केवल एक अवयव वाष्पशील होता है। केवल एक अवयव क्या होता है, वाष्पशील होता है। और यह वाला तीसरा नंबर हेनरी के नियम पर आधारित है, हेनरी के नियम पर। तीसरा वाला हेनरी के नियम पर आधारित है। तो पहला हमारा ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। इसमें से या तो न्यूमेरिकल बनेगा या तो डेरिवेशन बनेगा। अगर एक डेरिवेशन बनेगा द्रव का द्रव में विलयन तो 3 नंबर में बनेगा। अगर दोनों देता है तो 5 नंबर में बनेगा। अगर दोनों देता है द्रव का द्रव में विलयन या ठोस का द्रव में विलयन, अगर दोनों डेरिवेशन देता है तो 5 नंबर में बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो एक न्यूमेरिकल आएगा और 5 नंबर में आएगा। तो इसमें दोनों अवयव क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। किसमें, द्रव का द्रव में विलयन में। और ठोस के द्रव में विलयन में क्या होता है, इसमें केवल एक कंपोनेंट वाष्पशील होता है। और गैस का द्रव में विलयन क्या होता है, यह हेनरी के नियम पर आधारित है कि नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे द्रव का द्रव में विलयन। क्या पढ़ेंगे, द्रव का द्रव में विलयन। पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिए भाई।
एक पॉइंट में और लिख लीजिए कि राउल्ट का नियम होता क्या है। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहां लिख लेना, स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम क्या होता है? पहला है द्रव का द्रव में विलयन, इसी को हमें पढ़ना है, द्रव का द्रव में विलयन। तो इसमें दोनों अवयव क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। और ठोस का द्रव में विलयन क्या होता है? इसमें केवल एक कंपोनेंट वाष्पशील होता है। और गैस का द्रव में विलयन या हेनरी के नियम पर आधारित है। और राउल्ट का नियम क्या होता है? तो स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो अब हमने क्या पढ़ना है? द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। पहली हेडिंग है द्रव का द्रव में विलयन क्या होता है। तो इसमें अभी आपने सीखा कि दो कंपोनेंट वाष्पशील होते हैं। जैसे हमारा ये बर्तन है और हमने इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल के कण भर दिए, ये क्या होंगे? प्रेशर जब दोगे तो इनके कण ऊपर उठने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखो, एक कंपोनेंट ए है, ए वाष्पशील है। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट देखोगे तो ए भी कंपोनेंट क्या होगा? वाष्पशील होगा। कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घटक। क्या होते हैं? घटक। ये दोनों घटक क्या होंगे? वाष्पशील होंगे। तो इसमें ये वाला घटक भी वाष्पशील होगा, लेकिन दोनों घटक इसमें क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। आपको जीवन पर्यंत ना भूलना कि इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं? वाष्पशील। तो यहाँ आपका जो बी कंपोनेंट है ये भी क्या है? वाष्पशील है। अब जो हमारा इसका दोनों का मिक्स होगा, जो टोटल वाष्प दाब होगा वो पी टोटल, और पीए मतलब विलेय का वाष्प दाब और पीबी मतलब विलायक का वाष्प दाब, दोनों वाष्प दाब के योग के बराबर होगा कुल वाष्प दाब। तो यहां पर हमारा जो कुल वाष्प दाब होगा, जो हमारा कुल वाष्प दाब होगा, जो हमारा क्या होगा? कुल वाष्प दाब होगा ओ पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के वाष्प दाब के बराबर होगा।
अब हमने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया तो हमारा पहला है कॉन्सेप्ट कि जो विलेय का प्रेशर है, अगर हमने T लगाया तो T मतलब टोटल और P मतलब प्रेशर, तो कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा? A मतलब विलेय और P मतलब प्रेशर, तो विलेय का प्रेशर और प्लस विलायक के प्रेशर का क्या होगा? कुल वाष्प दाब होगा। तो यहाँ विलेय का प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? PA जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा? यक्षे के। अभी आपने कहा कि स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का यही था कॉन्सेप्ट ना, कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जो प्रेशर होगा वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती किसके होगा? पीए के, और जहां पर ए है आपका विलेय और पी मतलब प्रेशर, और इसके समानुपाती किसके होगा? यक्षे के। तो यहां पर आपको देखना है जो हमारा विलेय का प्रेशर होगा वो समानुपाती होगा यक्षे के, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह हम इसको इस जो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा हुआ है इसको हटा देंगे, तो यहाँ P नॉट ए क्या लगाएंगे? नियतांक। तो यहाँ PA इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू का यक्षे, समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह हम विलायक के लिए करेंगे। विलेय की कहानी हमने समझ लिया, विलेय का प्रेशर अच्छे से समझ लिया, इसी तरह हम विलायक का प्रेशर समझेंगे। इसको हमने समझ लिया, अब इसको समझेंगे कि जो हमारा विलायक का प्रेशर होगा, B मतलब विलायक, P मतलब प्रेशर, तो जो विलायक का प्रेशर होगा वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यहाँ PB जो PB होगा वो समानुपाती किसके होगा? यक्ष B के होगा, समीकरण नंबर हमारा 3। अब हम यहां आपको क्या है कि हमारे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है उसको हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे। तो नियतांक क्या होगा? PB इज इक्वल टू P नॉट B यक्ष B, समीकरण नंबर 4। अब आता है यहाँ पर डाल्टन का नियम। हम 11th में बहुत अच्छे से डाल्टन का नियम पढ़े हैं। तो जो हमारा P कुल वाष्प दाब होगा वो विलेय प्लस विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर डाल्टन के नियमानुसार या नियम से जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो डाल्टन है वो कहते हैं कि जो आपका कुल वाष्प दाब है वो विलेय के वाष्प दाब और प्लस विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है कुल वाष्प दाब। तो इस वाष्प दाब ये हमारा समीकरण नंबर 5 है, 4 1 5, ये समीकरण नंबर 5 है। यहां पर विलेय का वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब को समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो यहां PA तथा PB, PA मतलब A मतलब विलेय, P मतलब प्रेशर, और तो यहाँ क्या हुआ? विलेय का वाष्प दाब और B मतलब विलायक, P मतलब प्रेशर, विलायक का वाष्प दाब। तो विलेय का वाष्प दाब तथा विलायक का वाष्प दाब मतलब PA तथा PB का मान समीकरण 5 में प्रवाहित करने पर या रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर तो देखो अब समीकरण 5 में रखता हूं। अब हमें क्या करना है? समीकरण 5 में PA तथा PB की वैल्यू को रख देना है। तो देखिए यहाँ P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब
अब पी ए की वैल्यू समीकरण 2 में देखो, पी नॉट एक्स ए, पी नॉट क्या है, पी नॉट एक्स ए, तो यहाँ पी नॉट एक्स ए रख दो, पी नॉट ए यक्स ए, और बीच में प्लस लगा है, जो कहते हो प्लस नोट कर लो। फिर देखो पीवी की वैल्यू यहाँ आपने निकाला है समीकरण नंबर 4 में, पी नॉट बी इंटू का यक्स बी, तो यहाँ पर रखना है पी नॉट बी इंटू का यक्स बी। अब अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सरल करना है, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 6, ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब हम मोल प्रभाज में बहुत अच्छे से एक ट्रिक वाला फार्मूला पढ़ा है कि अगर विलेय का मोल प्रभाज मिल जाए तो विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हो, अगर विलायक का मोल प्रभाज मिल जाए तो विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हो। तो विलेय प्लस विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको हमने प्रूव्ड किया किसके माध्यम से, जैसे आप विलेय के मोलों की संख्या और विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या से आप भाग करोगे, यक्से का फार्मूला लगाकर और यक्स बी का फार्मूला लगाकर भाग करोगे तो टोटल 1 आएगा। तो हमने एक न्यू फार्मूला बना दिया था, जो मॉडिफाई हमारा फार्मूला था, क्या बना था, यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू 1, यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू 1। चूंकि हम जानते हैं यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू 1, इसको हम क्या करते हैं, जान रहे हैं। हम मोल प्रभाज में प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से विद कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ पढ़ा है। अब यहां हमें क्या करना है, यक्स ए की वैल्यू निकाल लेना है और समीकरण नंबर 6 में रख देना है। तो यक्स ए की वैल्यू निकाल लो, यक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, अब यहां पर 1 उधर है और यक्स बी को पक्षांतर कर देना है, तो यक्स बी को क्या करो, पक्षांतर कर दो, 1 माइनस यक्स बी। वन माइनस यक्स बी। अब यक्स ए का मान समीकरण कितने में, 6 में रखने पर, तो यक्स ए का मान समीकरण 6 में रखने पर तो यक्स ए का मान हमें क्या करना है, समीकरण 6 में रख देना है। तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, और यक्स ए की वैल्यू अभी आपने क्या निकाला, 1 माइनस एक्स बी, यहां रख दो 1 माइनस एक्स बी, यहां रख दो 1 माइनस एक्स बी, बट आएगा नहीं 1 माइनस एक्स बी। अब हमें क्या करना है, यक्स ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो यक्स ए का मान क्या निकाले, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी यक्स बी, इसको निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए और यक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स बी, यहां रख देंगे 1 माइनस एक्स बी, और प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे, जो कहते हो पी नॉट बी लिखा हुआ है लिख लेंगे, और इसके साथ में एक्स बी लिखा है एक्स बी लिख लेंगे। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सरल करते हैं, पी नॉट ए, इसमें इस 1 माइनस एक्स बी में पी नॉट किसका, ए का गुणा करने हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस का पी नॉट बी एक्स बी। अब आप इसमें देखो एक्स बी दोनों में आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, एक चीज कॉमन है, एक्स बी विलायक का मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज को कॉमन ले लो, तो पी टोटल इज इक्वल टू विलायक का मोल प्रभाज एक्स बी है, एक्स बी कॉमन ले लिया। अब इस पी नॉट बी को आगे कर लो, पी नॉट ए को पीछे कर लो, नहीं आपको माइनस लगाना पड़ेगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इस पी नॉट बी को आगे कर लेंगे और इसको पीछे भेज देंगे, पी नॉट बी और माइनस का पी नॉट ए, और यहां प्लस का पी नॉट ए बचा, लिख दिए जो कहते हो।
अब ये हमारा राउल्ट का नियम का जो है द्रव का द्रव में विलयन, जिसमें दोनों अवयव क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, इसका एक ब्रांड फार्मूला है। इस अगर एक कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल का डेरिवेशन पूछेगा तो आपको 3 नंबर में, कितने नंबर में, 3 नंबर में। अगर दोनों पूछा कि भैया एक द्रव का द्रव में विलयन, एक ठोस का द्रव में विलयन, तो 5 नंबर में पूछेगा। अगर नहीं पूछता है तो एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ हमें समझ लेना है, सारे सिंबल समझ लेना है कि एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, पी नॉट बी क्या है, पी टोटल क्या है। तो हमें सबको लिख लेना है, जहां पीटी क्या है और पी नॉट ए और पी नॉट बी, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो पीटी जो है वो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में विलेय तथा विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलेय और विलायक का वाष्प दाब। तो ये शुद्ध अवस्था में विलेय तथा विलायक का वाष्प दाब, विलेय तथा विलायक का वाष्प दाब, विलेय तथा विलायक का वाष्प दाब। अब यहां पर आपका बचा पीए पीबी क्या है, तो पीए विलेय का वाष्प दाब और पीबी विलायक का वाष्प दाब। पीए विलेय का वाष्प दाब, विलेय का वाष्प दाब और पीबी विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। और आपका यक्स ए यक्स बी क्या है, यक्स ए यक्स बी क्या है, ए मतलब विलेय और बी मतलब विलायक। तो यहाँ विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज और यक्स बी क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। अब पीए क्या है, विलेय का वाष्प दाब, और ए मतलब विलेय और पी मतलब प्रेशर, विलेय का वाष्प दाब। और पीबी क्या है, बी मतलब विलायक, पी मतलब प्रेशर, विलायक का वाष्प दाब। यक्स ए मतलब विलेय का मूल प्रभाज और यक्स बी मतलब विलायक का मूल प्रभाज। तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, राउल्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पूछेगा, पहला पूछा द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, तो 5 नंबर में आएगा। एक पूछता है, एक डेरिवेशन पूछता है तो 3 नंबर में आएगा, लिख लो। अब देखो, हमने द्रव का द्रव में विलयन कहा तो इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। और ठोस का द्रव में विलयन क्या होता है, इसमें केवल एक कंपोनेंट वाष्पशील होता है। अब हमने गैस का जो द्रव में विलयन है ये हेनरी के नियम पर आधारित है। जैसे आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि ठोस को द्रव में घोलोगे तो क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी,
विलेयता बढ़ेगी। ताप दोगे, टेम्परेचर दोगे, और टेम्परेचर देने पर, ताप देने पर क्या होती है, ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। जैसे आपके हलवाई वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को जो है टेम्परेचर देकर गर्म करते हैं, और गर्म करने पर जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे चीनी घोलते हैं ना, तो चीनी जो है पूर्ण रूप से घुल जाती है, तो वहां पर आपका वो संतृप्त विलयन है। वहां पर आपका कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। अभी हम गोताखोर वाले में पढ़ेंगे हेनरी का नियम, जिसमें गोताखोर जो होते हैं वो सिलेंडर में जो अपने पीठ पर बांध कर ले जाते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, तीनों गैस भरी होती हैं। और समुद्र की गहराई में जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है। जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगी, नाइट्रोजन गैस क्या होगी, नसों के अंदर मतलब प्रवेश करेगी, तो दाब बढ़ने पर जो होगी गैस अंदर जाएगी, और इसके फिर ऊपर आएगा, जब गोताखोर ऊपर आएगा तब विलेयता घटेगी, तो जो होगी, जो गैसें होगी वो नसों के माध्यम से बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी, और यह बुलबुला जो होगा वो नसों में बेंडिंग उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, बेंडिंग, जिसे बेंडिंग कहेंगे। तो एक हेनरी के अनुप्रयोग है, जैसे पहाड़ों की चढ़ाई में, जब पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, चक्कर आने लगता है, ये भी हेनरी के नियम पर आधारित है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की पैकिंग उच्च दाब पर की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घुल सके। और जैसे आपके फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे ऐसे मैंने करा, अंदर ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन जब मैंने दाब बढ़ाया तभी तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आई ना, हमारे अंदर क्या आई, ऑक्सीजन। जब देखो इन्वायरमेंट से आपने ऐसे सांस लिया तो आपके अंदर क्या हुई, ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन को घोलने के लिए आपने दाब लगाया, और वो किस पर आधारित है, हेनरी के नियम पर। अभी इसको मैं डिटेल में पढ़ूंगा। अभी हमारा कॉन्सेप्ट था द्रव का द्रव में विलयन क्या होता है, ठोस का द्रव में विलयन क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीखा कि पहले तो आप जान जाओ कि राउल्ट का नियम क्या होता है, तो अच्छे से पढ़ा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस अवयव के क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो विलेय होगा उसको A से और P को प्रेशर से, तो यहाँ विलेय का जो प्रेशर होगा वो x से मतलब विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, और विलायक का जो मोल प्रभाज होगा, जो विलायक का प्रेशर होगा वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे, और जो P नॉट है होता है शुद्ध अवस्था में, अभी हमने पढ़ के आया किसमें, वाष्प दाब में, कि किसी अवस्था में मतलब किसी द्रव में शुद्ध जो वाष्प दाब होता है उसको P नॉट A से क्या करते हैं, P नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर A लगा दिया तो A मतलब विलेय, और P नॉट अगर लगा दिया तो शुद्ध अवस्था बताता है। वो किसको बताता है, शुद्ध अवस्था में। अभी हमने इसमें प्रदर्शित किया तो अच्छे से सीखा। जैसे देखो यही है ना, साम्य अवस्था में वाष्प दाब के कण द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध अवस्था में किसी द्रव के वाष्प दाब को P नॉट से दर्शाते हैं, P नॉट से दर्शाते हैं, है कि नहीं। और हमने डायग्राम के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब हमने कहा कि जो इसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं वाष्पशील होते हैं, और यहाँ डाल्टन का क्या लगेगा, नियम लगेगा। जो कुल वाष्प दाब होगा वो विलेय प्लस विलायक के वाष्प दाब के योग के कुल वाष्प दाब बराबर होगा। तो यहाँ पर जो विलेय का वाष्प दाब होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, समीकरण नंबर 1। और जो अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, इसके चिन्ह को हटाओ। तो हटाने के लिए P नॉट A लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, P नॉट A, P नॉट A। तो यहां हमने P नॉट A लगा दिया। A समीकरण P नॉट A यक्ष समीकरण नंबर
2 और PB समानुपाती होता है XB के, और यहाँ समीकरण नंबर 3, और PB इज इक्वल टू, यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाओ तो P नॉट बी XB समीकरण नंबर 4, और डाल्टन के नियम से P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, और इसको हमने 11th में कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़े हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझे हैं। तो यहाँ A मतलब विलेयक का आवास पदार्थ तथा विलायक का आवास पदार्थ PA तथा PB का मान समीकरण 5 में क्या करने पर, रखने पर, तो PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B XB प्लस जो का त्यों नोट कर लो, और यहाँ PA की वैल्यू और PB की वैल्यू रख दो, समीकरण नंबर 6 आपका प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 6 मिल जाएगा। तो यहाँ PT इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB और प्लस का P नॉट B XB, और PA इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें क्या करना है, XA की वैल्यू निकाल लिए हैं 1 माइनस XB, तो यहाँ पर रख देना है। अब इसमें गुणा करवा देना है, P नॉट A XA P नॉट A और XB, P नॉट A XB और प्लस लगाए P नॉट B और XB। अब यहाँ हमें क्या करना है, XB दोनों में दिख रहा है तो XB को हमें कॉमन ले लेना है। P नॉट B आगे कर लो, इस P नॉट A को पीछे कर लो, तो P नॉट B माइनस P नॉट A, और यहाँ प्लस का P नॉट A हो गया, जहाँ आपका PT क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब, P नॉट A एंड P नॉट B शुद्ध अवस्था में विलेय का, शुद्ध अवस्था में एक तो विलेय का वाष्प दाब है, विलेय तथा विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध अवस्था में विलेय तथा विलायक का वाष्प दाब है कि नहीं। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे समझे कि जो PA होता है वो विलेय का वाष्प दाब होता है, और जो PB होता है वो विलायक का वाष्प दाब होता है, और XA क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, और XB क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। अब हमें पढ़ना है ठोस का द्रव में विलयन। अब हमें क्या पढ़ना है, ठोस का द्रव में विलयन। तो ठीक है, पहले आज का कॉन्सेप्ट बस इतना ही, और नेक्स्ट डे एक नई जोश नई उड़ान के साथ अपनी क्लास को फिर क्या रनिंग पर होगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन पहले अपने पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं शुरू से। मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, आज की पूरी टॉपिक हमारी थी मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। अब हम मोल प्रभाज का अगर फार्मूला अच्छे से समझे हुए हैं, इसका डेरिवेशन अच्छे से समझे हुए हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से समझ में आएंगे। अभी XA इज इक्वल टू आपने मोल प्रभाज में पढ़ के आए हो कि XA जो होता है वो Na अपान का Na प्लस NB होता है कि नहीं, और जो XB होता है वो NB अपान का NB प्लस Na, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को भाग करने पर XA अपान XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस NB और NB अपान का NB प्लस Na। अब इसको आप ऊपर पलट दो तो इस तरह कुछ फार्मूला बनेगा, Na अपान का NB और NB, ये Na प्लस NB से कैंसिल आउट, Na अपान का NB, और आप जो मोलों की संख्या होती है वो भार बटे अनुभार होता है। तो अगर हम यहाँ पर A लगा दिए तो A मतलब विलेय और N मतलब मोलों की संख्या, तो किसकी मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और W क्या होता है, भार, A क्या होता है, विलेय और विलेय का भार हो गया, और M क्या होता है, अणुभार, अगर हम A लगा दिए तो विलेय का अणुभार, और NB क्या है, B मतलब विलायक और N मतलब मोलों की संख्या, तो ये किसकी हो गई मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, और B क्या होता है, भार, और W क्या होता है, B जो होता है विलायक और W होता है भार, तो विलायक का भार हो गया, और M होता है अणुभार और B होता है विलायक का अणुभार। अब इस दोनों फार्मूलों को यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में रख देना है। तो हमने लिख दिया कि समीकरण कितने में, 3 में रखने पर तो WA अपान का M में, और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, MB अपान का WB, समीकरण नंबर 5। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर इस MB को इस साइड ला लो और 1000 से अंश में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो,
करो तो यक्ष गुणे 1000 अपान का यक्ष बी इंटू एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान का एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब हम मोललता वाले मोललता के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, चूंकि वही का फार्मूला ये लग रहा है कि डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान का एम ए इंटू का डब्ल्यू बी इज इक्वल टू स्मॉल एम। तो ये मोललता वाला फार्मूला है, तो ये पूरा मोललता का फार्मूला है, तो यहाँ हम यम रख सकते हैं। और हमें यही प्रूव करना था कि मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध क्या है, इसको हमने अच्छे से सीख लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, वाष्प दाब को भी समझा और वाष्प दाब अवनमन को भी समझ लिया, राउल्ट के नियम को भी समझ लिया। अब हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए। एक दो कॉन्सेप्ट है, जैसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है ठोस का द्रव में विलयन, इसको नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो समझ में आई हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर करो, सेशन कैसा लगा, ठीक है। और इसके साथ हमारी ऑफलाइन भी बैच चलती है, ऑनलाइन बैच भी चलती है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाए और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकता है। हमारी गारंटी है कि वो मन से पढ़ेगा तो 70 से 80% कहीं नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पांचों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। और बहुत 5 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं यहाँ पर 5 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं, सब अपने अनुभव से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायो को इतना सरल और सहज बना दिया है कि कमजोर से कमजोर छात्रा अपनी क्या करता है, अपनी जो है शिक्षा को बेहतर बना सकता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, अगर आप पास के हो, यहाँ के पास के हो छात्र, तो हमारे ऑफलाइन बैच में आओ, आपको और डीप में पढ़ाया जाएगा। और ऑनलाइन में पढ़ते रहो, क्योंकि जो दूर के हैं वो यहाँ ना आ पाएंगे, तो हमारे ऑनलाइन में आप ज्वाइन रहो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।